चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में कितने भी होशियार हों, पर यदि उनमें अनुशासन और नैतिकता की कमी है तो सब बेकार है। आज के समय में नैतिकता का अभाव बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। नैतिकता हमारी शख्सियत को निखारती है और अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो हम निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स द्वारा नैतिक वैल्यू सिखाए जाने के कारण ही हम आगे चलकर एक अच्छे इंसान बनते हैं। समाज में हमें मान, प्रतिष्ठा, प्यार मिलता है और हम जीवन भर उन्नति करते हैं। मगर आज कहीं न कहीं अनुशासन और नैतिकता की कमी आ रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है रजनी सिंह को, जो एक शिक्षिका है। नमस्कार। नमस्ते। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, आइए उनसे परिचित होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आरोही वर्मा है, मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार सिंह है, मैं छठी कक्षा का छात्रा हूँ। मेरा नाम आयाति वर्मा है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अमन पांडे है, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। नमस्ते, मैं आराध्या कक्षा चौथी की छात्रा। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन देना हमारा काम है। आज कहीं न कहीं नैतिकता और अनुशासन की कमी आ रही है, जिसके कारण बच्चे नकारात्मक शक्तियों की ओर खींचे जा रहे हैं। तो रजनी सिंह, आज हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नैतिकता आखिर क्या है और हमारी ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। जहाँ तक नैतिकता का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, नैतिकता मतलब जो अच्छे व्यवहार हैं, चाहे वो दया हो, प्रेम है, भाईचारा है, धैर्य है, सहन शक्ति है, ये सारे जो गुण हैं, सही और गलत में जब हम फ़र्क करना या जानना समझते हैं तो ये सारी बातें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम ये कहें कि नैतिकता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो हम कहेंगे कि नैतिकता के बिना तो हमारा जीवन मतलब बेकार है। इसके बिना हम सही जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। कब हमने देखा है कि बहुत से लोग शिक्षित हो जाते हैं और इसके बाद वो बड़े पदों पर आसीन भी रहते हैं, लेकिन उनमें नैतिकता का लोप होता है, उनमें नैतिकता की बहुत कमी पाई जाती है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि वो बड़े पदों पर आसीन ज़रूर हैं, लेकिन उनमें बेईमानी है, चाटुकारिता है। तो इसीलिए नैतिकता का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। बाल अवस्था में बच्चों का निर्माण होता है। नैतिक मूल्य बच्चे जो हैं ये अपने फैमिली से ही सीखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज फैमिली न्यूक्लियर होते जा रही, छोटी फैमिली हो गई है जहाँ पेरेंट्स और बच्चे ही सिर्फ रहते हैं और उसमें भी पेरेंट्स जो हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो ऐसे क्या पेरेंट्स की गलती नहीं है? नैतिक शिक्षा का जो अभाव अभी हो रहा है, तो इसमें पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी है, लेकिन जैसा आज का समय है, तो आज के समय में माता पिता शिक्षित हैं, तो शिक्षित होते हुए उनका वर्किंग होना निहायत ज़रूरी है। और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति घर में नहीं बैठेगा, तो शिक्षित होने के कारण वो जॉब करते हैं, उनकी नौकरी है। और इस चक्र में क्या होता है कि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अकेलापन, एकाकीपन महसूस करता है और ये एकाकीपन उसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा का घर कर लेती है। और ऐसे में क्या होता है, बच्चा बहुत अकेला महसूस करता है। तो माता पिता को, पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय ज़रूर अपने बच्चे के लिए निकालें,
ताकि जैसे कि अब जब वो रात का खाना ही खा रहे हैं उसी समय वो बैठकर बच्चे से 4 बातें करें, तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भी हम बच्चे से जुड़े रह सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम वर्किंग हैं, हमारे पास टाइम नहीं तो हम बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे हम नौकरी भी कर सकते हैं और अपने घर परिवार और बच्चों को भी देख सकते हैं। बच्चों को शुरू से ही नैतिक मूल्यों का से जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें गोल्डन वर्ड्स भी बिल्कुल सिखाने सिखाना चाहिए, चाहिए। जैसे आप प्लीज़, थैंक यू, सॉरी कहें, बड़ों का कैसे आदर करें। लेकिन आजकल कुछ बच्चे हैं जो अगर गेस्ट उनके घर आया तो वो पाँव नहीं छूना चाहते हैं। तो एक बच्ची मुस्कुरा रही है, लग रहा है कि ये करती हैं ऐसा कुछ। हाँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब भी घर में कोई बड़े गेस्ट आते हैं तो मैं नमस्ते करके ही चली जाती हूँ, पैर छू के प्रणाम नहीं करती। क्या मैम, पैर छू के प्रणाम करना भी ज़रूरी होता है? बिल्कुल, मैं पैर छू के प्रणाम करना, बड़ों को पैर छूकर ही प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते करना भी एक अभिवादन का तरीका है, लेकिन जो हमसे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनका पैर छू के ही प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि पैर छू के प्रणाम करना मतलब इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। जैसे आपने किसी का पैर छुआ, बड़ों का, तो वो बड़े क्या करते हैं, आपके सर पे हाथ रखते हैं, और जब वे सर पे आपके हाथ रखते हैं तो उनके अंदर की जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी सकारात्मकता है, वो सब कुछ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और इस तरीके से उनकी जो भी अच्छाई है वो आप ग्रहण करते हैं। तो पैर छू के प्रणाम करना हर मायने में एक सही तरीका है। नैतिकता तो अनिवार्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ अनुशासन भी ज़रूरी है। बच्चों को अनुशासित करने के लिए पहले हमें भी अनुशासित होना होगा। तो इसके लिए कुछ नियम भी होने चाहिए, घर में भी अनुशासन होना चाहिए। और इन बच्चों का डेली जो दिनचर्या है वो कैसा हो? बच्चों का जो डेली रूटीन है, जैसे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप पहले तो सुबह जल्दी उठें। जो भी आपके विद्यालय का टाइम है, स्कूल का जो भी आपका टाइमिंग है, उससे आप पहले उठेंगे, इतने निर्धारित समय पे उठेंगे कि आपके उठने के बाद जो भी आपका डेली रूटीन है वो सब कुछ आप समय पर कर लें। तो सबसे पहले आप उठने के बाद अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। इसके बाद भगवान को 1 मिनट ज़रूर याद करना चाहिए। इसके बाद आपका जो भी आपका वॉशरूम जाके आप अपना फ्रेश होते हैं, फ्रेश होइए। इसके बाद बात लीजिए, बात लेने के बाद आप अपना यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पहनिए। इसके बाद आपकी मम्मी आपके लिए आपका पसंदीदा ब्रेकफास्ट रेडी रखती हैं, आप आइए, मज़े लेकर अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। इसके बाद आप एकदम सही समय पर बस के लिए आप जा सकते हैं स्टैंड पे, और इस तरीके से आप सही समय पर स्कूल भी पहुंच सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चे जो सुबह में सोचते हैं कि सारे काम मैं खुद कर लूँगी, उसके बाद क्या होता है कि वो सॉक्स कभी ढूंढ रहे हैं, कभी बैग पैक कोई कर रहा है, उनकी कॉपी कुछ छूट जाती है, बच्चे हड़बड़ी में जाते हैं बस स्टैंड, वहाँ कभी बस छूट गई, कभी स्कूल ये लेट पहुँची। तो अयाती, आपने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया था कि अक्सर आप स्कूल में कुछ कॉपी ले जाना भूल जाती हैं, क्यों ऐसा? यस मैम, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं रात को अपना बैग पैक करना भूल जाती हूँ और सुबह जल्दी के चक्कर में मेरी इंपॉर्टेंट बुक या कॉपी छूट जाती है, जिसके कारण मुझे स्कूल में डांट पड़ती है। आपने पढ़ा है ना, कबीरदास का एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ क्या है कि हमें कभी भी कोई काम कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कैसा होगा, कल हो सकता है प्रलय आ जाए, कल क्या होगा कल के विषय में हम नहीं जानते, हम आज में जीते हैं ना। तो अगर आप कोई भी काम अपना, चाहे आपका वो गृह कार्य है, स्कूल का होमवर्क है, या आपकी मम्मा ने कुछ आपको काम दिया, या कोई और काम है, अगर आप चलो आलस आता है ना, आलस जनरली हम लोग कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, आज का काम हम कल पे टाल देते हैं। ऐसे क्या होगा ना कि आपका काम क्या होगा, ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे आप, और आप जिस काम को जितने निपुणता से आज का काम आज कर सकते थे, उस काम को आप उतनी निपुणता से, उतनी दक्षता से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी कोई काम कल पे नहीं डालना चाहिए। स्कूल में भी उस दिन जो है इनका अच्छा नहीं बीतता होगा। ये भी तनावग्रस्त रहते हैं। तो ये इनका तो अनुशासन का ये प्रॉब्लम है। अब बच्चे जो हैं वो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ इनको कुछ घर काम में भी इनको व्यस्त करना चाहिए, ताकि इनके में जिम्मेदारी जिम्मेदारी का भाव है। अमन, आप अपनी मम्मी को या डैडी को आप हेल्प करते हैं घर पे? यस मैम, मैं अपने माता पिता के कामों, छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता हूँ,
और मेरी माँ रोज़ सुबह एक थायराइड की गोली लेती हैं, जिसको वह अक्सर लेना भूल जाती है। तो मैं उन्हें याद से वह थायराइड की गोली देता हूँ, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। और घर के बीच में पड़े रखे सामानों को उनके स्थानों पर रखना, माँ के कहने पर बाहर से कुछ सामान खरीद कर लाना और पौधों में पानी देना। और जब भी मेरी माँ बिज़ी रहती है तो मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलना, उसके साथ समय बिताना और ऐसे कई काम हैं जिसके द्वारा हम अपने माता पिता के मदद कर सकते हैं। और अगर हम अपने छोटे मोटे कामों के लिए हम अपने माता पिता पे निर्भर ना रहें तो यह भी एक प्रकार की मदद हो सकती है। अच्छी बात है। देखिए बच्चा तो छोटा है लेकिन ये ज्ञान का भंडार है। और भी जो बच्चे हैं वो ज़रूर मदद करते होंगे अपने घर पे। क्यों आयाती, आप मदद करती हैं? मम्मी जब खाना लगाती है तो मैं सैलेड को कट कर देती हूँ। आराध्या, क्या आप भी घर पे अपनी मम्मी की मदद करती हैं? यस मैम, जब मेरी मम्मी छत पर कपड़े सुखाती है तो मैं शाम में उसे ले आती हूँ और उसे फोल्ड कर अलमीरा में रख देती हूँ। ऋषिकेश, क्या आप भी अपनी मम्मी को मदद करते हैं घर पे? हाँ, मैं अपनी मम्मी की मदद अपने पेट्स को फीड करके कर देता हूँ। यस मैम, जब भी मम्मी खाना परोसती है तो मैं टेबल सेट कर देती हूँ और पानी ला देती हूँ। देखिए बच्चे तो मदद करते हैं, तो बच्चे जब कुछ अच्छा करें तो उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए और कुछ अगर गलतियां ये करें तो इनको दंड भी देना चाहिए, ताकि ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बच्चे जब कुछ अच्छा करें तो उन्हें ज़रूर पुरस्कृत करना चाहिए, क्योंकि पुरस्कृत करना बच्चे मतलब है कि बच्चे को कुछ और आगे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे बच्चे उत्साह और जोश से भर जाते हैं कि हाँ, मैंने इस बार अच्छा किया तो मुझे पुरस्कार मिला, फिर मैं और अच्छा करूँगा तो फिर मुझे अगली बार भी मुझे पुरस्कार मिलेगा। और जहाँ तक दंड की बात है तो मुझे नहीं लगता दंड, शारीरिक दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को। हाँ, दंड के रूप में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कुछ गलती, मतलब मान लीजिए क्लास में किसी बच्चे ने कुछ अपशब्द कह दिया या किसी को धक्का दे दिया, या बच्चे बहुत दिन से वो अपना गृह कार्य नहीं करके ला रहा है, तो उसको आप एक कॉपी में 5 पेज में कहिए कि तुम लिखो आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ऐसी गलती 5 पेज लिखे। तो ये जो है ना वो मानसिक रूप से मतलब वो ठीक उसको समझ में आएगी, हाँ मैंने गलती की है। लेकिन शारीरिक रूप से बच्चों को दंडित करना, ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के मन में एक छाप छोड़ जाती है। तो ये बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता किसी भी मायने में सही होगा। कई बार मैंने देखा है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, अगर फादर डांट रहे हैं तो मदर सपोर्ट कर देती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो गलती बार बार दोहराता है, उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि मैंने जो गलती की मम्मी तो सपोर्ट कर देंगी, तो वो गलतियों को दोहराते जाता है। तो ये कहाँ किस हद तक है सही? ये जो बात है ना, जैसे कि बच्चे ने कुछ गलती की, माँ ने सपोर्ट कर दिया, माँ ने सहयोग किया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जो बच्चा है उसको तो भी सही और गलत का फैसला वो नहीं ले सकता, उसको इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन वो उसने ये देखा कि मैंने जो कुछ भी किया तो इसमें मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, तो इसमें क्या होगा कि वो अपने माता के लिए उसके मन में कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिविटी आएगी कि मैं तो कुछ करता हूँ तो पापा तो बड़े खुश होते हैं लेकिन मम्मी हर बार टोकती हैं। तो इस तरीके से क्या होगा ना, फादर और मदर के बीच में वो फ्रिक्शन आएगा, जो कि बहुत ही गलत है। होना ये चाहिए कि कुछ भी बच्चा गलती करे तो इसके लिए पेरेंट्स दोनों जो हैं, माता पिता, वो मिलके उसको अगर गलत है तो कहे कि नहीं तुमने गलती की है, ये तुम्हारा दोबारा नहीं होना चाहिए, और उसने कुछ अच्छा किया है तो उसे कहना, सपोर्ट भी करना चाहिए, मतलब लेकिन दोनों का एक साथ होना चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल जरूरी हाँ, बिल्कुल तारतम्य होना चाहिए दोनों के बीच में। होनी चाहिए। देखिए स्कूल में भी सिलेबस तो बच्चों को टाइम पे मिल जाता है, लेकिन कई बार होता है कि बच्चे जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि नहीं अभी एग्जामिनेशन में बहुत देर है तो मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसे करते करते एग्जामिनेशन पीरियड जो है वो नज़दीक आ जाता है और लेकिन इनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। एक बच्चा हमारे साथ ऋषिकेश है, अभी मैं कुछ देर पहले इनसे बात कर रही थी, ये इनकी समस्या यही है। क्यों ऋषिकेश? हाँ मैम, जब मुझे भी एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल मिलता है तब मैं भी सोचता हूँ कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे एग्ज़ाम पास आ जाता है फिर भी मेरी तैयारी अधूरी रह जाती है। उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देखता हूँ तो उसमें से 50-60% ही कर पाता हूँ।
अगर इन्होंने तैयारी की रहती रेगुलर बेसिस पे तो ये प्रॉब्लम इनका नहीं होता। क्या होता है कि बच्चे कभी भी किसी चीज़ को ना बहुत सीरियसली नहीं लेते। जो सीरियस बच्चे होते हैं, जो जागरूक हैं, वो तो शुरू से ही पढ़ाई करते हैं और पूरे सेशन वो उनका सब कुछ एकदम अप टू डेट रहता है। लेकिन कुछ बच्चे, उनको लगता है कि अरे पढ़ाई, अरे कोई बात नहीं, अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है ना, अच्छा चीज़ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आंसर है ना, ये हो जाएगा। वो क्या करते हैं ना, बहुत लाइटली लेने लगते हैं और लाइटली लेने की वजह से कैसे 6 और 7 महीने बीत गए उन्हें पता ही नहीं चलता। और फिर अंत में जब फाइनल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली रहता है तब तक उनकी तैयारी बिल्कुल होती नहीं, उनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं रहती। तो ऐसे में क्या होते हैं, बच्चे एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब मैं क्या करूं। और ऐसे में इतनी अफरा तफरी में उनकी तैयारी तो बिल्कुल अच्छी हो नहीं पाती, मतलब उन्हें पास होने की नौबत, वो पास कर पाएंगे नहीं, ये तक बात आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना ऋषिकेश, कि शुरू से ही जब सेशन की शुरुआत होती है, जब सत्र की आपकी शुरुआत हो रही है ना, आप पढ़ाई को कभी भी, अध्ययन को ऐसे भी कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। तो इतने इम्पॉर्टेंट, इतने ज़रूरी चीज़ को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि आप बाद में पढ़ाई करते हैं, आधे सेशन से पढ़ाई शुरू करते हैं, आपको 50-60% आ जाते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही आता है, बल्कि इससे कम ही आना चाहिए आपको, है ना। तो आगे आप कभी भी पढ़ाई को, अध्ययन को, स्टडीज़ को कभी भी हल्के में ना लें। सेल्फ डिसिप्लिन इनको होना होगा और समय मूल्यवान है, ये बिल्कुल समझना। तो यहाँ पर अनुशासनहीनता का ये पहला आपका क्या है, एक उदाहरण हो गया, क्योंकि आप अनुशासित नहीं हैं। अगर आप अनुशासित होते तो आप क्या करते, सेशन के शुरुआत से ही आप अपनी पढ़ाई को एकदम रेगुलर और तरीके से करते, तो कभी आप ओवरबर्डन भी नहीं होते, आप तनावग्रस्त भी नहीं होते, आप कभी डिप्रेस्ड भी नहीं होते, और आप खुशी खुशी पढ़ाई करते, और आपको पढ़ाई करने में, अध्ययन करने में आनंद भी आता, है ना। देखिए आजकल बच्चों में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया। पढ़ाई में कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है कि चलो मैं वो अच्छा कर रही है तो मैं भी अच्छा कर लूँ, लेकिन बच्चे जो हैं ये स्कूल बस पकड़ने के लिए भी कंपटीशन रहता है। कोई रेस है, भाग दौड़ कर रहे हैं बच्चे, सीढ़ी पर दौड़ रहे हैं, उससे कई बार बच्चा गिर भी जाता है, जिससे बहुत उनको चोट भी आती है। तो बच्चे उस वक्त तो समझते नहीं हैं कि उन्होंने कोई गलती कर दी। क्यों आराध्या, आपके साथ भी ऐसा होता है स्कूल में? यस मैम, एक दिन मेरे स्कूल में रेस हो रहा था, तो एक बच्चा मुझसे ना आगे चला गया, तो मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगी, तो मैंने उसे धक्का दे दिया और मैं रेस जीत गई। अच्छा, रेस तो आप जीत गई, लेकिन उस बच्चे को तो काफ़ी चोट आई होगी, क्या बाद में आपको अफसोस हुई इस बात की? यस मैम। अब देखिए, ये कंपटीशन का भावना था इनका, बच्चे हैं समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन्हें क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बच्चों, प्रतिस्पर्धा का होना, कंपटीशन का होना किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने धक्का देकर और आप फर्स्ट आई तो ज़रूर, लेकिन किसी को चोट पहुंचाकर, किसी को दुख पहुंचाकर और चीटिंग करके आप कुछ भी हासिल करते हैं ना, तो वो आपकी क्षणिक, आप उससे क्षणिक खुश हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिलेगी, लेकिन वो आगे चल के आपके लिए ना आपके हक में अच्छा है या आपके हक में किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा का भावना आप अपने सहपाठी से, अपने क्लासमेट से ज़रूर रखिए, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा की भावना पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। ये ना कि चीटिंग करके, किसी को धक्का देके और झूठ बोल के हम आगे बढ़ जाएं, है। देखिए, नैतिकता की कमी कहीं ना कहीं सब बच्चों में है। पहले घरों में दादी नानी होती थी, ये लोग कहानियाँ सुनाती थी, प्रेरक कहानियाँ होती थी, महापुरुषों की कहानियाँ होती थी, तो बच्चे उनसे भी काफ़ी कुछ सीखते थे। तो अगर आप कुछ ऐसा कहानी सुनाना चाहें जिससे ये बच्चे जो हैं प्रेरित हों, तो आप सुनाइए। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी का शीर्षक है नई राह। ठीक है। आदित्य अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटा, लाडला, घर का दुलारा। वो पढ़ाई में भी उतना ही होशियार और स्कूल के गतिविधियों में भी वो बहुत एक्टिव रहता था। लेकिन उसे एक चीज़ जो अपनी ओर बहुत आकर्षित करती थी, वो जब देखता कि घर में उसके बड़े मोबाइल लेकर मोबाइल चलाते रहते थे, तो उसे लगता था कि काश मेरे पास भी एक मोबाइल होता और मैं मोबाइल में कार्टून्स देखता। तो धीरे धीरे मोबाइल के प्रति उसका रुझान बढ़ने लगा, और जब कभी उसके बड़े किसी दूसरे काम में व्यस्त रहते तो वो मोबाइल उठाता, कार्टून देखने लगता। और ये इस तरह से कार्टून देखते देखते ये प्रवृत्ति उसमें घर कर गई, मतलब वो मोबाइल का आदी हो गया। तो घर वालों ने इसके लिए उसे कई बार टोका भी कि देखो तुम मोबाइल के प्रति तुम्हारी रुझान बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात
नहीं है, तो तुम इसको कम करो। तो जब घर वाले टोकते तो वो ठीक है, उस समय थोड़ा सा ऐसा करके और ऐसा करता कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर जब वो किसी दूसरे काम में व्यस्त होते, वो फिर चोरी से, अब तो वो छुपा के भी मोबाइल लेता और मोबाइल में गेम भी उसने खेलना शुरू कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ ना कि उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा। पहले वो अपने माता पिता के साथ बैठकर बात करना उसे बहुत अच्छा लगता था, अब वो देखता कि बस मौके की फिराक में रहता। जब घर में उसे मोबाइल नहीं मिलता तो अपने पड़ोस में जाता, अपने पड़ोसियों के मोबाइल को भी वो देखता, तो बस वो उसमें गेम खेलता। और गेम खेलने के लिए वो अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा कि मुझे कॉपी ख़रीदनी है, मुझे पेन चाहिए, और इसके लिए झूठ बोलकर वो पैसा भी लेने लगा। इस तरीके से उसकी जो जितनी अच्छी आदतें थी ना, वो सब धीरे धीरे मतलब नेगेटिविटी में बदलने लगी। वो अपने परिवार के साथ बैठना उठना उसे अब अच्छा नहीं लगता था, वो बस कहीं कोने में बैठ जाता और गेम खेलने लगता। इस तरीके से मोबाइल में इतना समय बिताने के कारण उसके आँख में ना क्या बोलते हैं, लेज़ी आई नाम की एक डिज़ीज़ हो गई। तो वो जब डॉक्टर के पास गया और बोला कि मुझे देखने में दिक्कत होती है और मेरे आँखों से लगातार पानी गिरता है, तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो तुम्हारे आँखों का ऐसा हाल है कि चश्मा भी काम नहीं करेगा, तुम्हारे आँखों का क्या कराना पड़ेगा, सर्जरी, ऑपरेशन ही अब एक निदान है। तो ये सुनने के बाद आदित्य में ना कुंठा की भावना आने लगी, वो तनावग्रस्त होने लगा। उसे लगा कि मैं कैसा था, मेरे विद्यालय में मेरी पूछ थी, मेरे माता पिता मुझे इतना लाड करते थे, और आज मैं ऐसा हो गया हूँ कि मुझे मेरे आँखों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वो भी इतने कम उम्र में। तो उसके अंदर ना बहुत नेगेटिविटी आने लगी और उसका मन उचाट रहने लगा। उसे लगता था कि अब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। तो उसके अंदर उसके सपने उसने बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे थे और उन सपनों को उड़ान भी देना चाहता था, लेकिन उसके अंदर उसकी जो राह थी ना, वो नेगेटिविटी की ओर चली गई थी। इस तरीके से वो बड़ा उदास रहता। तभी अचानक क्या हुआ कि उसके मौसा और मौसी जो थे दूसरे शहर में रहते थे, उनका तबादला, उनका ट्रांसफ़र हो गया इसी के शहर में। तो उनकी एक बेटी भी थी, उसका नाम था प्रेमा। तो वो भी संयोगवश उसी के कक्षा में पढ़ती थी और उसी के विद्यालय में भी उसने दाखिला भी ले लिया। और प्रेमा भी उसी तरह से पढ़ाई में बहुत अव्वल, उसमें बहुत सारी ऐसे गुण थे, जैसे वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, संगीत में उसकी रुचि थी, वो नृत्य बहुत अच्छा करती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत अच्छा भाग लेती थी। तो इन सारे गुणों की वजह से ना वो अपने विद्यालय में बहुत जल्दी उसने अपनी एक छाप बना ली और सारे विद्यालय के शिक्षक उसे बहुत प्रोत्साहित करने लगे और उसे बहुत उसका उत्साह बढ़ाते थे। तो ये सब देख के ना आदित्य को लगने लगा कि यही सब कुछ तो मुझे भी पहले मिलता था, लेकिन मैं कहाँ इन सब चीज़ों से अब वंचित हो रहा हूँ। मतलब उसके अंदर बहुत डिप्रेशन आने लगा। तो वो बहुत ही उदास रहने लगा। उसके घर में उसके सभी लोग, उसके पेरेंट्स समझाते भी थे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसने तो राह ही गलत चुन ली थी ना। तो एक दिन प्रेमा ने कहा कि भाई तुम इतना उदास क्यों रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें देखकर। तो उसने कहा कि मैं जो तुम्हें अभी सब कुछ उपलब्धियां मिल रही हैं ना, यही उपलब्धियां कभी मुझे मिला करती थी, मुझे सबका अटेंशन मिलता था, लेकिन आज देखो क्या है कि मुझे लगता कि मैं जैसे कभी कुछ मैं था ही नहीं, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, मेरे अंदर कुछ खूबियां हैं ही नहीं। तो बोला कि भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसे थे वैसे ही हो, बस तुमने राह गलत चुन ली है, तुम डाइवर्ट हो गए हो। और उसने बहुत ही सकारात्मक बातें अपनी भाई से की और उसका असर, क्योंकि दोनों एक ग्रुप के थे, उनका एज ग्रुप एक सेम था, तो उसकी बातें उसे बहुत सहजता से उसने ग्रहण की। और धीरे धीरे माता पिता ने देखा कि बहुत पॉजिटिविटी की ओर आदित्य आदि, जिसका घर का नाम गलत अगर संगति में आ गए या इनका गलत अगर हॉबी अगर हो गया, तो बच्चे अपना समय व्यतीत कर देते हैं व्यर्थ की चीज़ों में। जो अनुशासित व्यक्ति हैं वो बच्चे जो है अनुशासित हैं, वो अपना काम व्यर्थ की चीज़ों में नहीं लगाते हैं। बाल अवस्था में इनका निर्माण होता है, किशोर अवस्था में निर्माण के साथ इनमें परिवर्तन भी आती है, और युवा अवस्था में जो युवा संस्कारी
है उनमें, वो युवा अपने संस्कारों से भटकता नहीं, सही राह पे चलता है और दूसरों को भी सही राह देता है। ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, हम इनको सही राह दिखा सकते हैं। और बहुत प्रभाव बच्चों का जो है वो शिक्षक भी इन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और नैतिकता की भी पाठ पढ़ाई जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।